सभी को नमस्कार। आपका स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। मैं अंकित भटनागर। आज की वीडियो में जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.2 इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सभी, आपके सामने ये प्रश्नावली 1.2 खुली हुई है और इसमें आप सभी देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न है वो यह है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, फिर चौथे में जो संख्या है वो है 5005, फिर पाँचवें प्रश्न में जो संख्या है वो है 7429। तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हो गया। अभाज्य शब्द का मतलब होता है कि जो किसी से भाज्य ना हो, अर्थात जो किसी के भी पहाड़े में संख्या ना आती हो। तो यानी कि हमें इन संख्याओं को ऐसे गुणनखंडों में व्यक्त करना है, यानी ऐसी संख्याओं में तोड़ना है। एक तरीके से ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो संख्याएँ ऐसी होनी चाहिए जो अभाज्य हों, यानी वो या तो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हों या फिर वन के पहाड़े में आती हों। तो आइए देखते हैं कि इसका जो पहला प्रश्न है उसके गुणनखंड कैसे होंगे। तो देखिए, जो इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने यहाँ नोट कर लिया है, प्रश्नावली 1.2। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था वो ये था कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको जो है व्यक्त करना है। तो उसमें जो पहली संख्या थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वो थी 140। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे लाइंस खींच लेंगे। छोटी से छोटी संख्या से हमें कोशिश करनी कि इसको डिवाइड करना है। एक तरीके का डिवाइडेशन ही है ये। तो 2 से ऐसे हम करेंगे, 2 7 जा 14, यानी 2 7 14, 0 हम ऐसे उतार लेंगे। और जब तक 2 से कट सकता हो तब तक इसे हम 2 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 6 बचा 1, 2 5 10, यानी 2 3 6 बचा 1। तो यहाँ पे जो है आपका 10 हो गया, 2 5 10 हो गए। अब देखिए ये 2 से कैंसिल नहीं होगी कि 2 से वही संख्याएं कैंसिल होती हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये आता है, यानी इवन नंबर्स, यानी सम संख्याएं जो है 2 से डिवाइड होती हैं। नाउ वी विल डिवाइड बाय 5। 5 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 आता है या फिर 5 आता है। तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 7 35, यानी 5 7 जा 35। नाउ ओनली 7 आ गया, तो अब ये 7 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 7 ओनली 7 के टेबल में आता है। तो 7 1 जा 7। तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड कर दिए। अब हम यहाँ पे 140 लिखेंगे और इसके इक्वल में इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये जो है हमने 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। नाउ लेट्स सी इसका जो सेकेंड पार्ट है। एक पार्ट मैं आपको और समझा देता हूँ। 156 इसको देखते हैं। इसे भी ऐसे हम डिवाइड करेंगे, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 7 14, क्योंकि 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि 2 7 14 हमने पढ़ा है तो एक बचा 16 हो गया, 2 8 16। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 बचा 1, 18 हो गया, 2 9 18। अब ये 39 हो गया। ये संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 3 से वो संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं जिनके अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 3 और 9 को अगर आप ऐड करके देखो तो 12 हो गया। 12 3 के पहाड़े में आता है। इसका ये मतलब है कि ये संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। तो हमने तुरंत 3 से विभाजित कर दिया इसे। लेकिन अब 13 एक ऐसी संख्या जो सिर्फ 13 से ही कटती है। तो 13 एकम 13। तो इस जब तक आपका यहाँ पे लास्ट में 1 नहीं आ जाता है, समझ लीजिए तब तक आपके अभाज्य गुणनखंड जो है पूरे नहीं हुए। तो जब 1 आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया है। अब इसी प्रकार हम 156 लिखेंगे और जो जो संख्याएं यहाँ आई हैं उन्हें यहाँ पे गुणनफल में लिख लेंगे। 2 गुणा 2, 2 बार आया था 2, फिर एक बार 3 और एक बार 13। तो इस तरीके से 156 भी जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो देखिए, मैंने आपको पहला प्रश्न के 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं। बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक सूत्र भी है और एक तरीके से एक संबंध है
कि जो हम दो संख्याओं का, अगर हम दो संख्याओं का एलसीएम भी निकालें और एचसीएफ भी निकालें तो उनके जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के खुद के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ तो निकालेंगे ही और साथ में सूत्र की सत्यता की जांच भी हमें करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 26 और 91, तो हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा और बाद में जो इस सूत्र दिया हुआ है इसकी सत्यता की जांच भी करनी पड़ेगी। और ऐसा ही हमें तीनों प्रश्नों में करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है उसमें ये कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी सत्यता की हमें जांच करनी है सूत्र की। तो पहले तो मैं आपके सामने सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र होता क्या है एक्चुअली में? सूत्र ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न में जो है हमें दो संख्याएं जो दी गई हैं, जो पहला प्रश्न है वो है 26 और 91। तो पहले तो हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे 26 का और 91 का। तो देखिए एलसीएम हम गुणनखंड विधि द्वारा अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये संख्या जो है 26 और 91, इनमें से कोई सी भी संख्या किससे कट जाएगी। जैसे अभी 2 से ही कट जाएगा, 26 से 2 से काट देते हैं, 2 ही कम 2, 2 तिया 6। 91 नहीं कटेगा 2 से, तो 91 हमने ऐसे लिख लिया। एलसीएम जब निकालते हैं तो साथ में ही लेते हैं, इतनी संख्याओं का हमें निकालना होता है। अब 13 से कट जाएगी संख्या, क्योंकि 13 से 13 कट जाता है, 13 ही कम 13 और 13 के पहाड़े में 91 भी आता है, 13 सत्ते 91। अब हम इसे 7 से काटेंगे, एक जब आ जाता है तो एक को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं और 7 एकम 7, ये भी एक बार चला गया। जब तक यहाँ हर जगह एक नहीं आ जाए समझ लो तब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अब आ चुका है तो पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ एलसीएम लिखेंगे और एलसीएम के इक्वल में ये जो संख्याएँ आई हैं इनको गुणा में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में लिख लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 13 दूनी 26 गुणा 7, अब 7 की इससे और करेंगे तो 7 छिंग आपके 42, आपका कैरी जो है 4 आ गया, और 7 दूनी 14 और 4 18। तो इस तरीके से 182 जो है इसका एलसीएम आ गया। नाउ वी विल फाइंड एचसीएफ। अब जो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ जो है हम भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा भी कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा अगर हम करें यानी डिवाइडेशन द्वारा, तो 26 क्योंकि छोटी संख्या है तो 26 से हमें 91 को डिवाइड करना पड़ेगा। 26 का पहाड़ा हम 91 में पढ़ेंगे, 26 ही कम 26, 26 दूनी 52, 26 तिया 78 हो जाएंगे और 26 चौक ज़्यादा हो जाएंगे इससे, तो इसलिए 26 तिया 78। अब इसमें से माइनस करेंगे, धाई लेंगे, 11 में से 8 गए 3, यहाँ रह गया 8, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ 13 बचा, यहाँ फिर से हम डिवाइड का निशान लगा देंगे, 26 हम यहाँ उतार लेंगे। ये मैंने आपको पहली फर्स्ट वीडियो में इसका समझा चुका हूँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में किस तरीके से हम डिवाइड करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 13 दूनी 26, तो देखिए ये पूरा 2 बार डिवाइड हो गया। अब क्योंकि ये 13 से पूरा डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब यही इसका एचसीएफ हो गया। जिस संख्या से पूरा डिवाइड होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो हमने देखिए इनका एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएफ। अब हम सूत्र की जांच करेंगे। अब सूत्र में आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। तो LHS में क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल था, और वो दो संख्याएं आपको ये हैं क्वेश्चन में जो दी हुई हैं 26 और 91। तो इनकी हम पहले गुणनफल करके देखते हैं कि कितना आता है। हमें ये जांच करनी कि क्या ये दोनों तरफ के मान बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो 26 की 91 से गुणा कर लेते हैं। तो करते हैं, आइए गुणा 26 की 91 से, पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 एकम 6, तो पूरी गुणा करके आपको दिखा रहा हूँ। 6 निम 54, 6 एकम 6 हो गए, 6 निम 54। फिर इसके बाद 2 एकम 2 और 2 निम 18। यहाँ इनको जोड़ेंगे, 6 4 और 2 6, 5 और 8 13, हासिल लगाइए, 1 और 1 2, 2366 जो है इनका गुणा करके आ गया। अब हम जो है RHS ले लेते हैं। RHS में आपका क्या है, HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM। तो हम HCF और LCM की गुणा करके देखेंगे। तो HCF आपका जो आया वो आया 13 और LCM आया आपका 182। तो हम 13 की और 182 से गुणा और करके देखेंगे। ये हमारा रफ वर्क हो गया इधर। तो देखते हैं 182 की 13 से गुणा करके क्या आता है। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5। फिर 1 का पहाड़ा पड़ेंगे तो ये 182 आपका सेम आ जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं, 6 4 और 2 6, 5 और 8 13 का 3, हासिल लगा 1 और 1 2। तो कितना आ गया ये 2366।
66। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 2366 आई और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 2366 आई, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आया और दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 2366 आया। इस प्रकार इस सूत्र की सत्यता की जांच हो गई। तो आपको सभी को समझ में आ ही गया होगा। बाकी के प्रश्न जो है आप इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप इसके कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए मैंने आपको दूसरे प्रश्न का भी सॉल्यूशन समझा दिया है। अगर किसी को कुछ पूछना हो इनके बाकी दो पार्टों को लेकर तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं और बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर तीसरा जो प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 3 प्रश्न हैं। इसमें हर तीनों ही प्रश्नों में 3-3 संख्याएं आपको दी गई हैं और इसमें आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं का पहले एचसीएफ निकालना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, यानी इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हमें नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही हमें एलसीएम निकालना है और अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही हमें एचसीएफ निकालना है और बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बस एलसीएम और एचसीएफ निकालने, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ फर्स्ट वाला, तो बाकी जो है उसकी सहायता से आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ इन तीनों संख्याओं के ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो तीसरा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो जो इससे कि मैं आपको इसका एक पार्ट समझा देता हूँ। उसमें 3 संख्याएँ दी हैं, 12, 15 और 21। इनका हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। तीनों संख्या हम एक साथ लिख लेंगे, जब भी एलसीएम निकालना होता है जितनी संख्याओं को सबको साथ में लिख लेते हैं। अभी से वही कट करेंगे, 2 से कट जाएगी 12, तो 2 से काट देते हैं पहले, 2 छिक्का 12, 15 नहीं कटेगी ना ही 21 कटेगी, तो इनको ऐसे लिख लिया। फिर 2 से अभी 6 और कट जाएगा, 2 तिया 6, 15 और 21 फिर से हमने ऐसे लिख लिया। अब 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएंगी काफ़ी संख्या इसमें, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब 3 से कोई नहीं कटेगी, 5 से काटेंगे, 1 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, 5 एकम 5, 7 भी ऐसे आ जाएगा। अब 7 से काटेंगे, दोनों एक हम ऐसे लिख लेंगे और ये 7 एकम 7। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इधर जितनी संख्याएँ हैं इनको हम गुणा में लिख लेंगे। 2 बार 2 आया, 1 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 7, इनकी गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और गुणा 7 अभी मैंने ऐसे लिख लिया, और कर देते हैं 7 0 0 7 6 42। तो 420 इसका जो है एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा नहीं निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम अकेले 12 के गुणनखंड करेंगे। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक। फिर अकेले 15 के करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक हमें छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, सबके गुणनखंड हो गए। अब हम 12 यहाँ लिखेंगे और इसके जो गुणनखंड आए वो इसके सामने लिख लेंगे गुणा में। 2 गुणा 2 गुणा 3, इसमें 2 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, वो हमने यहाँ लिख लिया। इसी प्रकार 15 के लिख लेंगे 3 गुणा 5, क्योंकि इसमें 3 आया और 1 5 आया। इसी प्रकार 21 के लिख लेंगे 3 गुणा 7। अब यहाँ हम एचसीएफ लिखेंगे। ये देखना है कि अब एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है। तो इसमें आप देखिए 3 ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों में आ रही हो। 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो 3 हमने यहाँ लिख लिया। तो यही इसका एचसीएफ हो गया। बाई चांस अगर कोई और नंबर और आ रहा होता तो वो गुणा में लिख लेते और उनकी गुणा कर देते, और बाई चांस कोई भी नंबर नहीं आ रहा होता तो फिर उस कंडीशन में आपका एचसीएफ 1 हो जाता। जब कुछ भी संख्या अगर तीनों में कॉमन नहीं आए तब आप उस समय उसका एचसीएफ क्या हो जाता, 1। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गए होंगे। बाकी दोनों पार्ट आप इसी तरीके से करके देख सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको तीसरा प्रश्न भी समझा दिया है। अब जो चौथा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि एचसीएफ, और ब्रैकेट में लिखा है 306 और 657, यानी आपको ये 2 संख्याएं इस क्वेश्चन में दी गई हैं, 306 और 657, और बराबर में 9 लिखा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। और 306 और 657 के बाहर ब्रैकेट में एचसीएफ लिखा हुआ है। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 9 है, वो आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो आपको एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए, यानी आपको एलसीएम जो है 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसमें हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि ये सूत्र है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी सत्यता की जांच भी कर ली है। तो हम इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि हम इसका एलसीएम सीधे एलसीएम निकालने के तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हमें एचसीएफ दिया गया है तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में इसका प्रयोग करना है, जो कि आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, और उस सूत्र में जो है हम एचसीएफ का मान लगा देंगे, एलसीएम को ऐसे ही रहने देंगे, और बाकी दोनों संख्याओं के गुणनफल की जगह पे दोनों संख्याओं को गुणा में हम लिख देंगे, और वहाँ से जो हम एचसीएफ इसका ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन भी समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे।
देखिए तो चौथे प्रश्न में आपको मैंने नोट कर लिया यहाँ पे पहले चौथा प्रश्न 306 और 657 का HCF आपको दिया हुआ और LCM निकालना है। तो किस तरीके से हम सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे, अभी जो हमने सूत्र दूसरे क्वेश्चन में प्रयोग किया था उसी का हम यूज़ करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमें यहाँ दिखाना है, तो वो दो संख्या क्वेश्चन में ये दी हैं 306 और 657। इनका हमें यहाँ पर क्या लेना है, गुणनफल। बीच में गुणा का निशान लगा दिया। HCF इन दोनों का पहले से दिया हुआ है 9 और हमें LCM निकालना है। अब LCM का मान निकालने के लिए जो 9 गुणा में इसको हम इधर ले आएंगे, तो इधर जब लाएंगे तो ये क्योंकि गुणा में था उधर, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ LCM जो है अकेला रह जाएगा। अब 9 से अगर कोई संख्या कट सकती हो तो उसे काट देते हैं। तो देखिए 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, आपके 3 बचेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। अब एक से किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे तो वो संख्या ऐसी आ जाएगी। तो इसको हाथों हाथ सीधा करके लिख लेते हैं। LCM बराबर आपका गुणा में सिर्फ 34 और 657 ही बचेगा। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है इनकी मल्टीप्लाई करके। 657 की और 34 की, वही आपका LCM हो जाएगा। 4 सत्ते 28, हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हाथ से लगे 2, 4 छिंग 24, 24 और 2 26, फिर 3 सत्ते 21, हाथ से लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, फिर हाथ से लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19। इनको जोड़ देते हैं 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13, हाथ से लगा 1, 3 और 9 12, हाथ से लगा 1 और 1 2, 22,338। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए मैंने आपको चौथा प्रश्न भी समझा दिया है, जो आसानी से आपको समझ में आ ही गया होगा। अब पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 की घात n यानी 6 की पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी इसमें हमें जांच करनी है कि किसी भी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उस प्राकृतिक संख्या को यहाँ पे n से इन्होंने प्रदर्शित किया है, क्योंकि n फॉर नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी n का मान कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी मतलब कितना, जो प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होना चाहिए कि 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 और फिर अनंत तक, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ऐसे यानी 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। और वो अगर हम 6 की घात n लगाएं, यानी उसमें n की जगह पे चाहे हम 1 रख कर देखें या 2 रख कर देखें या 3, यानी 6 की घात 1 हो या 6 की घात 2 हो या 6 की घात 3 हो, तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, या उसका यानी कि उसका जो हम मान निकालेंगे तो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, इसकी हमें जाँच करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसकी जाँच करेंगे। अब देखिए जो पांचवा प्रश्न है उसमें ये कहा गया है कि जांच करनी कि प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अब प्राकृतिक संख्या n यानी n का मान प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 और आगे मैंने डॉट डॉट लगा दिया, यानी कुछ भी हो सकता है, ये हमने मान लिया है ना। तो अब 6 की घात n के लिए हमें चेक करना है, तो हम इसमें n का मान पहले 1 रख कर देखते हैं। तो 6 की घात 1 का मतलब तो 6 ही हो गया। लेकिन जब 6 की घात n में हम n का मान यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर, जब n बराबर 1 हो, और अब जब n बराबर क्या हो 2, तो इसमें हम 6 की घात 2 कर देंगे। 6 की घात 2 का मतलब 6 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो 6 छंग 36। और जब n बराबर अगर हम 3 के लिए चेक करेंगे तो 6 की घात n में हम यहाँ n की जगह 3 रखेंगे, तो 6 की घात 3 यानी 6 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो 6 छंग 36, 36 छिक्का 216 होते हैं। आप देखेंगे कि 6 की हम जितनी भी घात कर रहे हैं हर संख्या में लास्ट में 6 आ रहा है। ये तो खुद अकेला 6 ही था, ये भी 6 पे समाप्त हो रही है, ये भी 6 पे समाप्त हो रही है। एक बार और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अगर हम n का मान 4 रखते हैं और 6 की घात 4 कर वो n की जगह पे हम यहाँ 6 की घात 4 करेंगे, तो 6 की आपकी 4 बार मल्टीप्लाई होगी, तो 6 छंग 36 छिक्का 216 तो होते ही हैं। इसमें एक 6 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका ये आ जाएगा 6 छंग 36, हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 जाएगा। तो देखिए ये भी 6 पे समाप्त हुई। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, ये नहीं हो सकती, इसकी हमें जांच करनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। इसका आंसर में आप ये लिख देंगे नहीं, यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आशा करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए आपने पांचवें प्रश्न का सॉल्यूशन भी समझ लिया। अब आते हैं छठे प्रश्न पे। इसमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं।
यानी इसमें कुछ गुणनफल और योगफल के रूप में कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें ये पता करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, बस हमें साबित करना है, इसकी व्याख्या करनी है इसको सॉल्व करके। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसकी व्याख्या करके ये साबित करेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि ये भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने छठा प्रश्न भी यहाँ पे लिख लिया है और इसमें हमें जो है ये चेक करना है कि क्या ये दोनों संख्याएं, मतलब व्याख्या करनी है इसकी, क्या ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। मतलब बता रखा है उन्होंने ये भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन हमें ये जांच करनी है कि क्यों हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये जो पूरा है ये एक पार्ट है और ये इसका सेकेंड पार्ट है। गुणा में जो संख्या होती हैं वो एक ही होती हैं, एक परिवार है समझ लो पूरा ये। और प्लस और माइनस के चिन्ह जो है हमारे जो है परिवार को अलग कर देते हैं, एक तरीके से दीवार का काम करते हैं ये। तो हम इसमें देखिए इस पूरे सेक्शन में और इसमें देखिए इन दोनों में क्या एक सा है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 13 इसमें एक सा है। तो हम इसमें से 13 को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इस 13 वाले परिवार में 13 तो चला गया बाहर, तो कौन बचा 7 गुणा 11। फिर यहाँ बीच में प्लस का निशान ऐसे ही आ गया और यहाँ तो अकेला 13 ही था, वो भी चला गया बाहर, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो जब हम कॉमन लेते हैं और वहाँ कुछ नहीं बचता तो वहाँ हम 1 लिख देते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसके गुणा में 1 छुपा हुआ था। अब 13 को तो हम ऐसे ही चलने देंगे बाहर और इनकी गुणा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 11 सत्ते 77 प्लस 1 आ गया 13, फिर ऐसे ही आ गया और ब्रैकेट में 77 और 1 जुड़ के 78 हो जाएंगे, यानी कि एक 13। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसकी इससे वापस गुणा ही होनी है। तो एक तरीके से 13 और 78 दो संख्याओं का गुणनफल है। अब आप इसमें जानते हैं 13 तो कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, लेकिन 78 काफ़ी संख्याओं के पहाड़े में आती है, तो इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। और अगर भाज्य संख्या की किसी अभाज्य संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो भाज्य ही बन जाती है। तो यहाँ लिख देंगे जो कि कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से व्याख्या हो गई कि ये संख्या सच में एक भाज्य संख्या है। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। इसमें आप देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 लिखा है। तो इसमें से भी ये पूरा एक परिवार हो गया और ये दूसरा हो गया। इसमें से हम पूरा एक 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है। तो यहाँ बचेगा अंदर 7 गुणा 6 गुणा 5 तो चला गया बाहर, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बचेगा और प्लस इस 5 में तो अकेला 5 ही था तो वो भी चला गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 1। 5 हमने ऐसे लिख लिया, बाकी संख्याओं के हम गुणा करेंगे। 7 6 42, मैं थोड़ा थोड़ा करके गुणा कर देता हूँ। 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 की भी 1 सौ होगी तो 24 हो गया होगा, प्लस 1 ऐसे आ गया। अब 42 और 24 की ओर कर देते हैं। 24 दूनी 48 होते हैं, 48 का 8 हाथ से लगे 4, 24 चौक 96, 96 में 4 जोड़ेंगे आप तो 100 हो जाएगा और प्लस 1 5 ऐसे आ गया। 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 और 1009 आपके गुणा में आ गए। और 1009 एक ऐसी संख्या है जो कि भाज्य संख्या है, जो किसी न किसी संख्या से जो आपकी कट जाएगी, तो इसलिए ये भी क्या हो गई, एक भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से जो है आपका ये भी जो साबित हो गया कि एक भाज्य संख्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो 7वां प्रश्न है। अब छठा तो आपने समझ ही लिया है। 7वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों में हमें जो है दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तय ये हमें निकालना पड़ता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हमें इसमें निकालना पड़ता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है, इसका आंसर आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए 7वां प्रश्न मैंने आपके सामने पढ़ ही दिया है। अब यहाँ 12 मिनट और 18 मिनट ये दो तरीके के टाइम है। तो हम इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम एलसीएम निकालेंगे तो इससे इसका आंसर आ जाएगा। वो भी मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, हालांकि मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले क्वेश्चन में कि कैसे हम एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए इसे 2 से काटते हैं, 2 से कट जाएंगी दोनों संख्या, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18। अभी और कट जाएगा 2 से एक संख्या, 2 तिया 6, 9 ऐसी आ गया। अब नहीं कटेगी 2 से कोई संख्या, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 1 ऐसी आ जाएगा और 3 एकम 3। तो यहाँ दोनों जगह 1 आ गया, यानी हमारा ये पूरा हो गया। अब यहाँ एलसीएम लिखेंगे हम और जितनी संख्याएं गुणा में आई हैं यहाँ लिख लेंगे, मतलब जो फैक्टर में है उन्हें गुणा में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 इसका जो है एलसीएम आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 36 मिनट बाद दोनों फिर से मिलेंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका जो है ये प्रश्न भी पूरा हो गया और आपकी ये एक्सरसाइज भी इसी के साथ पूरी हो गई। तो आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी और सभी को अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बाद में भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।